हेलो दोस्तों। तो आज सेट थियरी के इस क्लास में हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी बुक से जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे एंड देन हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू सी डिमॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होता ही होता है डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड। तो आइए वन बाय वन इन तीनों टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी बुक से कुछ एक्सरसाइजेस को देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए हैं। ये ऊपर के जितने भी एक्सरसाइज है ना 1.4 के 1 से लेकर के 6 तक, आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे आपकी हेल्प करने की जरा सी भी जरूरत है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू यू नो जस्ट नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। ओके, मैं ये जो 7वां क्वेश्चन है विच लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा है, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड कम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो सेट दिए हुए हैं, तीन सेट, इनफैक्ट चार दिए हुए हैं। पहला सेट ये बताता है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, ठीक है, दे आर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। और b क्या है, b इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, c क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। d और d में क्या है, सारे का सारा जो प्राइम नंबर्स है ना उनका सेट है ये। यानी a को आप ये कह सकते हैं कि x जो है सारे नेचुरल सॉरी a जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, b जो है वो सारे इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, जैसे 2 4 6 8। सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, और डी जो है वो केवल और केवल प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो सेट होगा वो सेट किसका सेट होगा, और अगर हम उसको इस फॉर्म में डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन किया जाएंगे, वो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये ए में सारे नेचुरल नंबर हैं, बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, राइट। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर ही आएंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी जब आप करोगे ए इंटरसेक्शन बी तो इट विल बी लाइक बी ओनली। यानी जो डेफिनेशन यहां दी हुई है बी के लिए ना वही आप लिख दोगे। ए इंटरसेक्शन बी की जो डेफिनेशन होगी कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप। लेट मी शो यू। यहां पे आप कर सकते हो ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके लिए किसके बराबर है, यहां पर बी के ही बराबर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए क्या है, नेचुरल नंबर, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। सो अगर आप ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो आपको पता ही है कि सारे ऑड नेचुरल नंबर ही उस सेक्शन में आएंगे, उस इंटरसेक्शन में आएंगे, राइट। यानी ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू सी, यानी जो कुछ भी सी में डिफाइन है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वही आपको ए इंटरसेक्शन सी के लिए डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि ए में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सी में केवल और केवल ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे यानी दोनों में जो कॉमन नेचुरल नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, दोनों में जो कॉमन नेचुरल नंबर्स आएंगे वो तो ऑड नेचुरल नंबर्स ही आएंगे ना। सो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। अब आप ए इंटरसेक्शन डी देखो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो क्या आएगा इसका, ए इंटरसेक्शन डी का, इट्स अ प्राइम नंबर और इट्स अ नेचुरल नंबर, राइट। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर की बात की जा रही है, राइट, और यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। तो अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो ऑब्वियसली जितने प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल प्राइम नंबर्स होंगे, या ये कह लो वही तो आएंगे। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन डी के लिए आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल प्राइम नंबर, राइट। क्योंकि प्राइम नंबर के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो कॉमन कौन से रह जाएंगे, दोनों में प्राइम नेचुरल नंबर ही तो कॉमन रह जाएंगे, राइट। तो ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, और सी में क्या है, सारे ऑड नेचुरल नंबर है। बी में तो सारे के सारे इवन है, सी में सारे के सारे ऑड हैं, तो क्या बचेगा, आई होप यू माइट हैव गेस्ड फाइव। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा ना। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स दोनों के सेट में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो बी इंटरसेक्शन सी विल बी अ डिसजॉइंट सेट, राइट। बी और सी एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
अब आते हैं बी इंटरसेक्शन डी। इवन नेचुरल नंबर है और जो डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो इवन नेचुरल नंबर और एक प्राइम नंबर, आपको लगता है कि इसका क्या आंसर आएगा? बी इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या आएगा? बी और डी में अगर हम कॉमन देखें तो क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि ये भी फाई आएगा या नल आएगा? ये नल सेट आएगा? नहीं, ये नल सेट नहीं आएगा। आप देखो, जो दो है हमारा वो एक इवन नेचुरल नंबर है, और अगर आप प्राइम नंबर की बात करो तो टू इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, राइट। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि यहाँ पर दोनों में अवेलेबल होगा। टू भी एक प्राइम नंबर है, राइट, और आपका यहाँ पर टू एक नेचुरल नंबर भी है, राइट। इन दैट केस और कोई अगर आप वो देखोगे, अगर कोई और नंबर देखोगे जो कि टू के अलावा हो, जो कि इवन नंबर भी हो, तो होगा क्या? उसका एक ना एक डिवाइजर जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई डिवाइजर अपार्ट फ्रॉम वन एंड अपार्ट फ्रॉम इटसेल्फ। भाई प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, वन से डिवीजन हो जाए या खुद से ही डिवीजन हो जाए, तो वही प्राइम नंबर होता है। तो टू के केस में टू एक इवन नेचुरल नंबर भी है, और ये एक प्राइम नंबर भी है, राइट। तो बी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन डी में केवल और केवल हो सकता है एक एलिमेंट हो सकता है क्या यही होगा, एक केवल ये केवल एक एलिमेंट पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर आया, इवन नंबर जो हुआ, तो वो जरूरी नहीं, वो जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। आप उसके बाद दो के बाद देखते जाइए, चार छह आठ, इन सब के अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ एंड अपार्ट फ्रॉम वन दे आल्सो हैव अदर डिवाइजर, टू है उसमें, राइट। एट के केस में टू और फोर दोनों है, राइट। तो इसका मतलब है कि बी इंटरसेक्शन डी जब आएगा आपका, तो ये अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो सिर्फ इतना आएगा, और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, बस इतना ही होगा, यानी सिर्फ इतना ही आएगा, टू ही आएगा। सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स का सेट कॉमन हो सकता है, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सी इंटरसेक्शन डी जो है वो क्या आएगा? सी इंटरसेक्शन डी ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो कि प्राइम नंबर होंगे बट ऑड होंगे, यानी ऑड नेचुरल प्राइम नंबर्स, राइट। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यहां सिर्फ प्राइम नंबर लिखा है और यहां पर नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ है। तो ऑड नेचुरल प्राइम नंबर, यहां पर आप लिखोगे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल प्राइम नंबर। ये सी इंटरसेक्शन डी के केस में होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इसके अलावा आप इसको आपको यहाँ ये देखना है कि कौन से सेट जो है डिसजॉइंट है, कौन से पेयर्स डिसजॉइंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन टू थ्री फोर एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स की वैल्यू चार के बराबर, उससे बड़ी, और छह के बराबर लेकिन उससे छोटी, यानी चार पांच और छह, ये वैल्यूज ये रखता है जो दूसरा सेट है। तो वन टू थ्री फोर, और अगर हम ये देखें फोर फाइव सिक्स, तो इस केस में क्या हुआ? एक जो फोर एलिमेंट है वो इस सेट में भी आएगा और इस सेट में तो है ही, इसका मतलब है कि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं हुए। ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, यहां पर आपको ई कॉमन मिल गया दोनों में, तो डिसजॉइंट नहीं हुए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, इन दोनों में कभी कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है क्या? जो नंबर इवन हो वो कभी ऑड भी हो सकता है क्या, या फिर जो ऑड हो वो कभी इवन भी हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि यही वाले सेट जो हैं ये क्या है? ये दोनों तो गए, ये वाला बचा जो कि डिसजॉइंट सेट है। तो ये दोनों पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट ऑफ पेयर्स हैं, डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद करिएगा। ए माइनस बी का मतलब कल हमने समझा था पिछले वीडियो में, सी माइनस डी का मतलब समझा, सब कुछ यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो दिख जाएंगी आपको। ये 11वां क्वेश्चन है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, राइट। आर माइनस क्यू, हमें आर में से जितने भी क्यू है रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल द रेशनल नंबर्स, आर माइनस क्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आर हमारा सारा रियल नंबर का सेट है और क्यू हमारा सारा सेट है रियल रेशनल नंबर का। आप रेशनल नंबर और रियल नंबर के आपस का रिलेशन जानते हैं, तो आर में से जब आप क्यू को हटाएंगे, यानी ऐसा जो कुछ आर में है जो कि क्यू में ना हो, वो आर माइनस क्यूब होता है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यू कैन राइट इन द कमेंट, अदरवाइज आप जो है अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद कमेंट करिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, तो आई डोंट थिंक ये कराने की जरूरत है, डिसजॉइंट सेट का ही है सारा एक्सरसाइज, यू कैन डू इट। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स पर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन एक्सप्लेन यू द कॉम्प्लीमेंट सेट। आइए आते हैं दूसरे पेज पर। तो मैंने इसी पेज पर बना दिया, सो यहाँ पर आते हैं, इस पेज पर ही करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये होता क्या है? मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट रखे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट का। कॉम्प्लीमेंट इस सेट का नहीं निकालना, ये यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है एक अलग सेट का जो कि ए है। इसका इसका जो एलिमेंट है वो है 3 और 4, 2 और 3, सॉरी 2 और 3 इसमें ए में जो है एग्जिस्ट करते हैं। सेट में ए में 2 और 3 एग्जिस्ट करते हैं, बट एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जो कि यू में है, इसको पहले तो ये लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं ए डैश। वो सारे एलिमेंट जो कि यू में है बट ए में नहीं है। ठीक है, यू में है बट ए में नहीं है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके जो कुछ भी यू में बचता है वो सब ए डैश बन जाएगा। यानी क्या बचा? 1 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये बचा आपका। तो ये ए डैश हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे दिखाया जाता है, ए डैश से। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। अब हमारे पास बी निकाल लेते हैं हम। बी क्या होगा? बी मान लीजिए हमारे पास है 4 और 5। अब अगर हमें बी डैश निकालना है तो क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो कि यू में है लेकिन बी में नहीं है। तो बी में 4 और 5 के अलावा, यू में 4 और 5 के अलावा जितने भी एलिमेंट बचते हैं उन सबको यहाँ लिख डालो। 1 2 3 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया? ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेट बी ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखाया जाता है बी डैश से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब एक रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास ए भी है, आपके पास बी भी है, आपके पास यू भी है, राइट? और आपके पास क्या है? बी डैश भी है। तो एक रिलेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है? ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? ए यूनियन बी आता है 2 3 4 5। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ए यूनियन बी हमने निकाला, 2 3 4 5 आया। अब हमारे पास क्या था? ए डैश, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी हमारी 1 4 5 6 7 8 9 10। उसके अलावा बी डैश की वैल्यू क्या थी? बी डैश की वैल्यू थी हमारी 1 2 3 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अगर हम ए यूनियन बी को निकाल चुके हैं, राइट? ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। एक रिलेशन समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये दो हमें मिल गए। अब ए यूनियन बी का हम वो निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी का होल का डैश निकाल लेते हैं, यानी कि होल का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? 2 3 4 5 के अलावा जो कुछ भी है वो हमें लिख देना है। 1 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया 1 6 7 8 9 10। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी डैश, तो आपका निकल आया, ये आ गया हमारा चौथा इक्वेशन। अब आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप इसको निकालिए, क्या निकल के आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर आप निकालेंगे ना, तो इसमें देखिए कौन कौन से कॉमन है। 1 6 7 8 9 10, 1 6 7 8 9 10, यही कॉमन है। क्यों? यही तो कॉमन है। तो अगर आप देखें तो ए यूनियन बी का जो होल्ड का डैश है वो क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। ठीक है, एक रिलेशन तो ये निकल आया। इसी तरीके से आप अगर ये निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर आप निकालें तो क्या निकलेगा? ए डैश यूनियन बी डैश निकल आएगा। आप इसको अपने आप करके देखिएगा कि कैसे निकलेगा, इसी एग्जाम्पल को करके देखिएगा कि कैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना, उसके बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसके बाद ए डैश और बी डैश आपको है, आपके पास है ही, तो उन दोनों का यूनियन निकाल लेना, ये दोनों बराबर आएंगे।
ये दोनों जो रिलेशन है ना, एक रिलेशन ये R1 और दूसरा रिलेशन ये R1 R2 जो आपने समझा, इन दोनों रिलेशंस को मिला के क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में लिखने को भी आता है कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। तो डिमॉर्गन्स लॉ को लिखने के लिए आपकी बुक में बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है और वही डेफिनेशन है जो आपने समझा है, राइट? और वो डेफिनेशन क्या है? ये दी हुई है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली ये दिया हुआ है, दीज टू रिजल्ट्स आर स्टेटेड इन वर्ड्स एज फॉलोज। ये जो दिया हुआ है ना, इसको आप नोट करिएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, right? The complement of the union of two sets is the intersection of their complements, and the complement of the intersection of two sets is the union of their complements. वही जो ऊपर लिखा हुआ उसी को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। These are called De Morgan's law. इन्हीं को हम De Morgan's law कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? Some properties of complement sets. राइट, ये आपको देखना होगा। ए यूनियन ए डैश, अगर आप ए और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ए डैश का, तो क्या निकल के आएगा? ऑब्वियसली यू निकल के आएगा, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट जो था वो निकल के आएगा। ए और ए डैश का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा? फाई ही तो मिलेगा। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात हो गई। अगर आप अगर आप यूनिवर्सल सेट के बारे में जान चुके हैं, तो ये जस्ट बिकम अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस का यूज करके इसको पता कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, ये तो आ गया, ये अभी हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर उसके बाद दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो ए ही मिलेगा। इनको आप केवल ऐसे मत लीजिएगा कि मजाक में बस इसको याद कर लें, इनका यूज होगा आगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। आपको इनका यूज करना पड़ेगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये आपको यूज करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल लॉ, ये बड़ा सिंपल है। अगर आप एम्प्टी सेट का डैश निकालेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता। तो जो एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता, तो अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है वो आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सब कुछ खाली हो जाएगा, राइट? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। ये चारों लॉज जो ये लिखे हुए हैं ना, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट याद रखना भी नहीं पड़ेगा, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। यू नीड टू जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स रेगुलरली, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, एंड देन वी विल सी कि हम किस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स करके देख सकते हैं, राइट? एंड देन उसके बाद कुछ और चीजें मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो चीजें होंगी, बट आई थिंक दे आर इन द क्लास 12th। मे बी वो मूव कर दी गई हो, बट हाँ, मैक्सिमम चीजें अब आपकी खत्म हो चुकी हैं जो सेट थ्योरी में आपको पढ़नी थी। सो नेक्स्ट वीडियो मे बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो फॉर दी सेट थ्योरी, राइट? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एंड देन आई विल कम बैक टू few of the examples or few of the questions which are related to your derivatives। ठीक है, डेरिवेटिव्स वाली उस पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे। वहां पर हम देख सकते हैं कि क्या चीजें हम और कर सकते हैं। सो इट विल बी जस्ट लाइक ना रिवीजन एक्सरसाइज। सो वहां का रिवीजन, एंड देन इनइक्वालिटीज का रिवीजन कुछ हद तक, एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो हम अलग अलग चैप्टर्स को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, ओके, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।